Good afternoon, everyone. Today is 12th of March. Actually, today is 14th of March, but 12th of March का recording में थोड़ा सा issue आया था, तो we reshot it. So let's get started. These are the 5 important articles that we would be discussing. First article is regarding artificial intelligence and its use in national security calculus. ईरान ने जिस तरीके से AI का यूज़ किया है फॉर डिसाइडिंग द टारगेट्स वो एक्सेप्शनल है. इट वॉज नेवर इमेजिन बाय एनीवन फ्रॉम द वेस्ट साइड कि ईरान किस तरीके से यूज़ करेगा. सो इन दैट पर्सपेक्टिव वी विल हैव टू स्टडी फॉर इंडियन सिक्योरिटी AI and how we are going to inculcate it as a national security calculus. सेकेंड आर्टिकल जो है वो लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव है. गुजरात गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से एडमिन को देखेगा. जो थर्ड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है वो है पीएम मत्स्य संपदा योजना. मतलब सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ ये जो है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वी वुड बी looking to these second, third and fifth article from prelims perspective. Fourth is regarding GPS jamming and electronic interferences. Electronic warfare में भी electronics का भी बड़ा रोल देखा गया है ईरान इजराइल के ongoing war में. And the last one is exercise of लामेतिये 2026. लामेतिये इंडिया CHLs का ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज होता है. लामेतिये का CHLN लैंग्वेज का मतलब है दोस्ती. तो उसको क्विकली हम विल गो थ्रू इट. सो बिफोर वी बिगिन इट इज़ जस्ट अ रिमाइंडर दैट मार्च GS फाउंडेशन बैच वुड बी स्टार्टिंग रियली सुन. जैन का स्टार्ट हो गया. ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वेरी वेल सूटेड है. आप जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे इस पर कॉन्टैक्ट करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हो. ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है एंड 4 डिफरेंट स्लॉट्स है. उसमें से कोई भी स्लॉट आपके वर्किंग आवर्स के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो. दिस इज अबाउट द प्रीफिट इनिशिएटिव. प्रीफिट इनिशिएटिव एक इकोसिस्टम है जिसमें 15,000 MCQs को प्रोवाइड किया गया है. इट विल हेल्प यू टू क्लियर ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लाइक स्पेशली जहाँ पे जनरल स्टडीज़ होता है. UPSC है, स्टेट PCS है, SSC है, CAPF है एक्सेट्रा. इसमें से 3,000+ MCQs जो है वो यूट्यूब पर लाइव वीडियो के डिस्कशन में सॉल्व किए जाएंगे. एंड 12,000 MCQs जो है दोज विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्मेट ऑफ 120 फुल लेंथ टेस्ट. इसमें 30 इजी होंगे, 30 मॉडरेट होंगे और 30 जो है वो डिफ़िकल्ट लेवल के टेस्ट होंगे. रिमेनिंग 30 जो है उसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिमुलेशन है एंड 10 जो है वो CSAT के टेस्ट है. ये एसमिस और इंग्लिश दोनों मतलब अखुमे और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और इसका जो प्राइस है वो 7,999 है. अगर आप किसी भी तरीके से CSAP से एसोसिएटेड रहे हो, प्रीवियस स्टूडेंट या किसी भी तरीके से अगर आपने कोई छोटा भी कोर्स कभी ख़रीदा है तो यू कैन एक्सपेक्ट फर्दर डिस्काउंट बाय कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन ऑन योर स्क्रीन. ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये CNA के PDF एंड जो प्रीफिट के क्वेश्चंस है जो यूट्यूब लाइव पर डिस्कस होता है एंड एवरी अदर इन्फोग्राफिक्स दैट CSAP प्रोवाइड्स इज अवेलेबल ऑन द ऐप एंड यू कैन डाउनलोड इट बाय स्कैनिंग द QR कोड. लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पहले तो और नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलस को समझेंगे. व्हाट इज नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फर्स्ट डेफिनेशन सिंपल है. इट रेफर्स टू हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI changes the strategic balance of power between different nations. इसमें हम ये भी देखेंगे कि AI जो है वो कैसे उसका नेचर, हाउ कैन इट बिकम ए सोर्स ऑफ अ स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी. बिकॉज ये टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ इज वैल्यू न्यूट्रल, इट हैज़ ड्यूअल यूज पोटेंशियल. तो सिविलियन पर्पजेस से एंड मिलिट्री पर्पजेस से भी इसको यूज़ किया जा सकता है. अनलाइक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में प्राइवेट सेक्टर का एज गुड एज 0 रोल होता है. लार्जर सेक्शन इज डन बाय द गवर्नमेंट सेक्टर. AI वाला जो सेक्टर है ओनली प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स इट. इट रिलाइज हेवीली ऑन डेटा, ऑन algorithms, ऑन सेमीकंडक्टर चिप्स. इट ऑल्सो हैज सम स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जैसे कि
डिसीजन मेकिंग है, सर्वेलेंस है, टारगेट सिलेक्शन है, साइबर सिक्योरिटी है, लॉजिस्टिक्स है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, बैटल ऑफ नैरेटिव्स, इसमें एआई सुपर क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जब 2026 में, मतलब आज से 15 दिन पहले, जब ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ईरान इसराइल यूएस का कॉन्फ्लिक्ट, तब एआई ने पहले 24 घंटे में ही लगभग 1000 टारगेट्स को प्रायोरिटाइज कर दिया था, एनालाइज किया, आइडेंटिफाई किया और प्रायोरिटाइज कर दिया था। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज में हेल्प करता है। कोई भी एआई फर्म जो है वो, मतलब एक फॉर एग्जांपल एआई फर्म एंथ्रोपिक है, उसने रिपोर्ट किया है कि देयर आर 16 मिलियन अनऑथोराइज्ड इंटरैक्शंस टारगेटिंग इट्स एआई मॉडल फ्रॉम 24,000 फ्रॉडलेंट अकाउंट्स। थर्ड कंटेक्स्ट, साइबर सिक्योरिटी का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इंडियाज़ का जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, दैट मतलब जो स्पेंडिंग है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अप्रोक्सीमेटली $3.4 billion in 2026, which reflects that there is a rise in AI-driven security threats. The fourth is AI के लिए सबसे critical element होता है compute infrastructure. Under India AI mission, India has onboarded approximately 38,000 GPUs for almost, and we are aiming for around 1 lakh GPUs to support India's AI developmental future. अब AI का नेशनल सिक्योरिटी में रोल देख लेते हैं। फर्स्ट, ये सर्वेलेंस करता है, बॉर्डर मॉनिटरिंग करता है, फिर जो थ्रेट का एनालिसिस होता है, स्पेशली प्रेडिक्टिव थ्रेट एनालिसिस, मतलब फ्यूचर में किस तरीके के थ्रेट से आ सकता है। फ्यूचर एज इन इट कैन बी 10 आवर्स विंडो, इट कैन बी 10 years डाउन द लाइन विंडो। हर पॉसिबल सिनेरियो में ये प्रेडिक्टिव थ्रेट एनालिसिस बहुत अच्छे से करता है। फॉर एग्जांपल, जो एआई बेस्ड रिस्क सिमुलेशंस है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट ने कंडक्ट किया था, इट हैज़ आइडेंटिफाइड डिफरेंट पैटर्न्स इन विच सिक्योरिटी थ्रेट कैन इमर्ज। थर्ड जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन का, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। जो मतलब एडवांस लेवल के जो मालवेयर होता है या साइबर के जो इंट्रूजन्स होते हैं, वो एआई के टूल्स डिटेक्ट कर लेता है। कहीं अगर नेटवर्क के एनोमोलीज है तो वो भी एआई का टूल डिटेक्ट कर लेता है। फोर्थ, इंटरनल सिक्योरिटी हुआ, क्राउड मैनेजमेंट हुआ। क्राउड मैनेजमेंट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया रोल प्ले करता है। नंबर ऑफ एग्जिट्स, नंबर ऑफ एंट्री पॉइंट, नंबर ऑफ चोक पॉइंट, नंबर ऑफ नैरो लेन्स, नंबर ऑफ वाइडर लेन्स, नंबर ऑफ इमरजेंसी एग्जिट, नंबर ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड, आवरली मेजर्स, किस आवर पे ज़्यादा हो सकता है, ये सारा कैलकुलेशंस एआई करके इट कैन असिस्ट इन मैनेजिंग द क्राउड। ऑब्वियसली मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एंड ऑटोनोमस सिस्टम्स में, सप्लाई चेन हो, ऑटोनोमस व्हीकल्स हो या अनमैन्ड नेवल सिस्टम्स जो है, उनको उनमें एआई काफ़ी इंप्रूवमेंट लेकर आता है। इंडिया ने एआई और सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन से की इनिशिएटिव्स लिए, उनको पहले देख लेते हैं। पहला है इंडिया एआई मिशन। लगभग 10,500 करोड़ का ये प्रोग्राम है, जिसमें एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कंप्यूटिंग पावर को बढ़ाना है एंड एआई फ्रेमवर्क्स को बनाना है, ट्रस्टेड एआई फ्रेमवर्क्स जो लोकली हो। सेकेंड इनिशिएटिव जो हम पहले सीएनए में डिस्कस कर चुके हैं वो है भारत जेन। ये इंडिया का मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जिसमें 22 इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। सिमिलरली इंडिया और यूएस का ICET इनिशिएटिव है, जिसमें क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में वी कोऑपरेट, जिसमें अब सेमीकंडक्टर्स एंड एआई हैज़ बिकम सुपर क्रिटिकल। 2025-26 में इंडिया ने एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस भी दी थी। अभी जो इंडिया में कॉन्फ्रेंस हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसमें उसके बाद कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं। पहला है ब्लैक बॉक्स चैलेंज। मतलब इसमें दिक्कत यह है कि सारे जो एआई के डिसीजन है वो ओपेक है, एक्सप्लेन करने के लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे कोई एंथ्रोपोजेनिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इट क्रिएट्स द इशू ऑफ अकाउंटेबिलिटी। सेकेंड क्रिटिकल प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं, चैलेंज फेस करते हैं, वो है कि फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर हेवी डिपेंडेंस। थर्ड, जो एआई से पायलटेड, एआई से ड्रिवन जो डिसइंफॉर्मेशन है, दैट हैज़ बिकम अ मेजर chaotic प्रॉब्लम। इट डिस्टेबलाइजेस द डेमोक्रेटिक लीगली इलेक्टेड सिस्टम्स। फोर्थ, एक्सपोर्ट कंट्रोल इवेजन, क्योंकि जो एडवांस सेमीकंडक्टर्स के रेस्ट्रिक्शंस है, दे कैन बी बाईपास्ड थ्रू
proxy services, and model distillation technologies. There are concerns regarding ethics क्योंकि whenever we rely heavily or excessively on AI, that will reduce the meaningful human control or human factor, especially in the lethal military decisions. Let's attempt this first MCQ. Which of the following best describes artificial intelligence as used in national security? A single purpose technology limited to civilian use, a dual use technology with both civilian and military applications, C, a technology controlled exclusively by the governments, and D, a system used only for data analysis. The answer would be B, with military and civil dual use. Second question, the initiative aimed at strengthening cooperation between India and the United States in critical and emerging technology, which includes artificial intelligence and semiconductor, is known as A, IPEF, Indo-Pacific Economic Framework, no. Quad Technology Initiative, no. It is ICET, Initiative on Critical and Emerging Technology. So answer is C. सेकेंड, ये जो है ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. ये गुजरात गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव. क्या है ये? एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम है टू ट्रैक द हेल्थ ऑफ अर्बन लेक्स. मेक अ नोट ऑफ इट, वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन लेक्स एंड एयर क्वालिटी. इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑब्वियसली गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन जो है GUDM, वो कर रहा है. पर्पस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, अर्ली वार्निंग एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को इंप्रूव करना, स्पेशली अर्बन इकोसिस्टम में. ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्या होंगे कि भाई जो अर्बन लेक्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, जैसे कि पोल्यूशन है, एनक्रोचमेंट है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है. ये प्रॉब्लम्स अर्बन लेक्स फेस करता है. सिर्फ गुजरात में नहीं, आप किसी भी अर्बन लेक में चले जाइए. फॉर एग्जांपल भोपाल में बड़ा तालाब, छोटा तालाब ये है, या कर्नाटक में बेंगलोर में अर्बन लेक्स है, या मुंबई में अर्बन लेक्स है. ये सारे क्रिटिकल सिचुएशन में है. दे आर फेसिंग द इश्यूज ऑफ पोल्यूशन, ऑफ डिग्रेडेशन, ऑफ एनक्रोचमेंट. सेकेंड ऑब्जेक्टिव, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग को इंप्रूव करना, रियल टाइम में ट्रैक करना एयर पोल्यूशन लेवल्स को अक्रॉस द सिटीज. थर्ड ऑब्जेक्टिव, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को एनेबल करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को यूज करके टाइमली पॉलिसी इंटरवेंशंस कर लेना. जब ये बात पब्लिक सेंट्रिक है तो हमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी चाहिए होगा. तो इस इनिशिएटिव से पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी एनहांस किया जा रहा है. इसके की फीचर्स ये है कि पूरा का पूरा सैटेलाइट बेस्ड होगा लेक का मॉनिटरिंग. सैटेलाइट इमेजरी से पूरा ट्रैक किया जाएगा, जिसमें कि लेक का एरिया कितना चेंज हुआ है, या कहीं अलगल ब्लूम हो रहा है क्या, या कहीं वेस्ट का एक्यूमुलेशन हो रहा है क्या, या कहीं वाटर क्वालिटी डेटोरेट हो रही है क्या. सेकेंड फीचर इसका है, जो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग होगी वो रियल टाइम होगी, क्योंकि AQI मॉनिटरिंग स्टेशन जो है उनको इंस्टॉल किया जाएगा. स्पेशली जो 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है अक्रॉस गुजरात एंड 152 म्यूनिसिपल टाउन्स है, वहाँ पर अलर्ट सिस्टम ऑटोमेटेड बनाया जाएगा. स्पेशली जब एक्सीड हो जाएगा पोल्यूशन का एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लेवल, या जब लेक की इकोसिस्टम डिटोरिएशन के साइन देना शुरू कर दी, तब ऑटोमेटिक अलर्ट्स देना शुरू कर देगा ये सिस्टम. It will also have digital integrated dashboard. Environmental map बनाएगा, pollution trends को ऑब्जर्व करेगा, रियल टाइम अलर्ट देगा. फिफ्थ की फीचर है कि एब्सोल्यूट लेवल पे सिटीजन ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो गए, क्योंकि ये सारा डेटा पब्लिक को एक्सेसिबल होगा. और जो बजट एलोकेशन वो 10 करोड़ है. 10 करोड़ कुछ नहीं है सर, एक बड़े स्टेट के लिए 10 करोड़ कुछ अमाउंट नहीं होती, लेकिन 10 करोड़ में बहुत बढ़िया इनिशिएटिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा. इससे ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि लेक कॉन्जर्वेशन होंगे अर्बन के, पोल्यूशन कंट्रोल होगा एयर का, एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इनबिल्ट पार्ट बनेगी अर्बनाइजेशन, फ्यूचर अर्बनाइजेशन की. टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस या पब्लिक अवेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी, दीज आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अर्बन गवर्नेंस.
अर्बन लेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दे प्ले क्रिटिकल रोल इन इकोसिस्टम बैलेंस, या वाटर सिक्योरिटी है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज है, पब्लिक हेल्थ का प्रोटेक्शन करना है, या क्लाइमेट एडेप्टेशन करना है, इसके लिए अर्बन लेक्स बहुत सुपर क्रिटिकल रोल प्ले करता है. Excuse me. Let's solve first MCQ. The Lake and Air Watch initiative launched in Gujarat primarily focuses on monitoring which of the following: A. Groundwater extraction and irrigation patterns, urban lakes and air quality using satellite and real-time monitoring, C. Agricultural soil health, and D. Marine pollution along the coastal regions. So answer क्या होगा? Answer will be B. Next question. The Lake and Air Watch initiative is implemented by which organization? It is being implemented by the Gujarat Urban Development Mission. Let's look into the third article, that is PM Matsya Yojana, Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. Obviously, as name suggests, ये फिशरी सेक्टर के लिए. ये 2020 में, सितंबर 2020 में लॉन्च हुई थी स्कीम, और ये इट एक्ट्स एज एन अम्ब्रेला, फ्लैगशिप अम्ब्रेला स्कीम फॉर द सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ होल फिशरीज सेक्टर इन इंडिया. इसकी इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. लगभग 2,500 करोड़ का बजट उसको अलोकेट किया गया है इस साल 2026-27 में. हर साल इसको बजट अलोकेट हो जाता है. इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत सिंपल है. फिश प्रोडक्शन को एनहांस करना, प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबल मैनर में एनहांस करना, जो फिशरी सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करना, जैसे कि फिशिंग हार्बर्स है, या जहाँ वो लैंड करती है ट्रॉलर्स, जहाँ पे वो पोर्ट होते हैं, जहाँ पे वो पार्क होते हैं, उनको डेवलप करना. कोल्ड चेन्स को, मतलब जो फ्रंट लिंकेजेस है, फॉरवर्ड लिंकेजेस है, उनको बढ़िया करना. प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना, कोशिश करना कि इसे लाइवलीहुड इम्प्रूव हो, इंक्रीज इन इनकम अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल दोज हु आर एसोसिएटेड विद फिशरीज सेक्टर. जो वैल्यू चेन है उसको स्ट्रेंथन करना. अगर आपके बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो ऑब्वियसली इट एड्स वैल्यू एंड स्ट्रेंथन्स द टोटल चेन ऑफ प्रोडक्शन. एंड सस्टेनेबल फिशरीज को प्रमोट करना, क्योंकि ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है इन एक्वाकल्चर एंड मरीन फिशिंग, दीज आर ऑल्सो क्लाइमेट चेंज की तरफ चलने वाला एक पॉजिटिव कदम होता है. इसके फीचर्स है, लार्ज इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क है, मतलब लगभग 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अप्रूव हो चुका है फिशरी सेक्टर के लिए. और जो इम्प्लीमेंटेशन कंपोनेंट्स है वो दो है, कुछ सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है और कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फिशिंग हार्बर्स को इस्टेब्लिश किया गया, मॉडर्न फिश लैंडिंग सेंटर्स, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन फैसिलिटीज एंड फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया. फोर्थ की फिशरीज एक्वाकल्चर को प्रमोट करना. वेलफेयर ऑफ फिशरीज भी देखा जाएगा, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा जो फिशिंग वेसल्स होता है या जो गियर्स होता है उनको मॉडर्नाइज करने में. इंश्योरेंस एंड लाइवलीहुड सपोर्ट्स भी दिया जाएगा ड्यूरिंग जो फिशिंग बैन पीरियड्स होता है, मतलब स्पेशली जब बारिश का मौसम होता है तब फिशिंग करने के लिए मना किया जाता है. तब जो फिशरी करने वाली जो कम्युनिटी होती है उनको टाइम मिल जाता है अपने जो गियर्स है, जो गैजेट्स है, उनको रिपेयर करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए. वो 2-3-4 महीने का पीरियड ऐसा होता है जब वो लैंड पर होता है, दे डोंट गो इन वाटर्स. उस दौरान इंश्योरेंस एंड लाइवलीहुड सपोर्ट देना है. जो सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट है वो फोकस करती है जो आर्टिफिशियल रिफ्स होती है, मतलब क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रिफ्स, देन लुकिंग फॉरवर्ड टू मेरी कल्चर एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन सो दैट दे कैन रिप्लेनिश द फिश स्टॉक्स. इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी, जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स होंगे, जिसके मतलब जो भी फिशरी सेक्टर से है रिलेटेड होंगे उन सब के लिए. Why is it important? What is the significance of this initiative? It is going to obviously boost fish production. इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है. ऑलमोस्ट 8% ऑफ ग्लोबल फिश प्रोडक्शन इंडिया से होता है. बहुत मतलब मिलियंस ऑफ फिशर्स एंड
जो कोस्टल कम्युनिटी, उनको ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा के देता है। एंड इसीलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से इस स्कीम का सक्सेसफुल होना बहुत नेसेसरी है। ब्लू इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, एक्सपोर्ट ग्रोथ को प्रमोट करता है, फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज फिश इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर लार्ज कम्युनिटी। फर्स्ट MCQ, द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? आंसर इज C 2020। 10 सितंबर 2020 को ये लॉन्च हुआ था। सेकेंड MCQ इज PM मत्स्य संपदा योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? Ministry of Agriculture, Farmers Welfare, no. Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, yes. The answer is B. Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Next article is from the electronics warfare. It is about GPS jamming and electronic interference. GPS जैमिंग होता क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का फॉर्म है जिसमें पावरफुल रेडियो सिग्नल्स को यूज़ किया जाता है सो दैट जो सैटेलाइट का नेविगेशन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करे। जो सिस्टम अफेक्ट होती है उसमें USA का GPS है, रशिया का ग्लॉसनैस है, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है एंड इंडिया का नाविक है। ये सिस्टम्स अफेक्ट हुए हैं। पर्पस क्या था? पर्पस था टू डिनाई और मैनिपुलेट नेविगेशन इंफॉर्मेशन फॉर शिप्स, एयरक्राफ्ट और मिलिट्री सिस्टम। GNS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है, उसके सैटेलाइट जो है वो लगभग 20,000 किलोमीटर के ऊपर अर्थ के हाइट पर वो ऑर्बिट करता है। सो उनके सिग्नल जो है वो वैसे भी बहुत वीक होते हैं व्हेन दे रीच द रिसीवर्स। जैमिंग का मैकेनिज्म क्या है कि ये जो जैमर्स होते हैं वो हाई पावर रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करती है ऑन द सेम फ्रिक्वेंसी जो GNSS यूज़ करता है। स्पेशली L1 L2 बैंड्स होते हैं जो इनको ये जैम कर देता है। थर्ड, सिग्नल ओवरपावरिंग, मीनिंग जो आर्टिफिशियल सिग्नल्स क्रिएट होते हैं दे क्रिएट द नॉइज दैट ओवरवेल्म्स द लेजिटिमेट सैटेलाइट सिग्नल्स एंड इट प्रिवेंट्स रिसीवर फ्रॉम लॉकिंग ऑन टू द सैटेलाइट डेटा। रिजल्ट क्या होगा ऑब्वियसली इसका कि जो नेविगेशन सिस्टम है वो लॉस ऑफ सिग्नल को डिस्प्ले करेगा और या फिर जो इनएक्यूरेट पोजीशन है उसकी इंफॉर्मेशन देगा। GNSS इंटरफेरेंस के सिंपल टाइप्स है। फर्स्ट है जैमिंग, मतलब जिसमें सर्विस को डिनाई किया जाता है। सेकेंड है स्पूफिंग, मतलब अ फेक सैटेलाइट सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। पहला जो है इसमें जो एग्जिस्टिंग ओरिजिनल सैटेलाइट सिग्नल है उसको जैम करके आपको ऐसा सिग्नल आता है जैसे कि नो सिग्नल है या फिर सर्चिंग फॉर सैटेलाइट, ऐसे मैसेज आता है। बट सेकंड जो है वहाँ पे जो एक्चुअल सिग्नल है उसके यहाँ पे फेक सिग्नल को रिप्लेस कर देते हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पास जो सिग्नल आ रहा है वो फेक सिग्नल है। एग्जाम्पल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो शिप है इट मे अपीयर ऑन नेविगेशन सिस्टम एज बीइंग इनलैंड और एट एन एयरपोर्ट, बट एक्चुअल में वो होती भी नहीं है, वो पानी में होती है। what is electronic interference? Definition, ये it can be simply defined as when unwanted electromagnetic signals disrupt the electronic devices or communication systems. Often it is called as electromagnetic pollution, क्योंकि ये इंटरफेयर करता है जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन है उनके साथ। इसका सोर्स है, पाथ है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, जो अब तक देखा वो इम्पॉर्टेंट था। देर आर 4 कपलिंग मैकेनिज्म, रेडिएटेड कपलिंग या कंडक्टेड कपलिंग, इंडक्टिव कपलिंग या कैपेसिटिव कपलिंग। ये जो 4 टाइप्स है वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पूछा जा सकता है कि नैरो बैंड इंटरफेरेंस या ब्रॉड बैंड इंटरफेरेंस, ये टर्म्स आपने किस कंटेक्स्ट में सुना है, तो आप किस कंटेक्स्ट में है वो जैमिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस का। सिग्निफिकेंस क्या है इसका स्ट्रैटेजिक? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में मैरीटाइम नेविगेशन को थ्रेट प्रोवाइड करना या सिविल एविएशन को रिस्क में डाल देना। आप सोचिए कि मिड एयर फ्लाइट का अगर GPS लॉक हो गया या उसको मिस सिग्नल दे दिया तो कितना सीवियर इशू हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी होगा।
फाइनेंशियल नेटवर्क्स है, पावर ग्रिड्स है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स होता है, सबके ऊपर इम्पैक्ट होगा. लेट्स सॉल्व फर्स्ट MCQ. GPS jamming primarily works by A. destroying navigation satellites in orbit, B. sending stronger radio signals on the same frequency to overpower satellite signals, C. blocking satellite launch vehicle, or D. physically damaging GPS receivers. The answer is B. sending stronger radio signals on the same frequency, that is most probably it is L1 or L2 bands, to overpower the satellite signals. Second MCQ, which of the following best describes the GPS spoofing? A. complete denial of GPS signal, no, that is jamming. B. broadcasting fake signals that mislead receiver about their location. The answer is B. GPS spoofing is broadcasting fake signals that actually replace the correct signal and mislead the receiver about the location. The last article is probably the easiest one. इसमें ज़्यादा आपको ध्यान में रखना नहीं है, बट ये एक्सरसाइज पूछता है कमीशन, इसलिए हम इसको देख लेंगे. वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज लामिथिया. लामिथिया जो है ये बायनियल मतलब 2 साल में एक बार होता है, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और CHLs कंडक्ट करता है. CHLs कहाँ पे है? CHLs इज इन इंडियन ओशन, एक आइलैंड नेशन है. लामिथिया का मतलब होता है फ्रेंडशिप. ये क्रियोल लैंग्वेज है जो CHLs में बोली जाती है, उसमें फ्रेंडशिप का मतलब होता है लामिथिया. ये 11th एडिशन है जो 2026 में कंडक्ट हो रहा है. इस साल वो हो रहा है CHLs में. अल्टरनेट एक्सरसाइज इंडिया और CHLs में होता है. इंडिया से तीनों फोर्सेस जा रही है और वहाँ पे CHLs डिफेंस फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रही है. पर्पस किसी भी एक्सरसाइज का सेम पर्पस होता है, एनहांसिंग इंटर ऑपरेटेबिलिटी, जो टैक्टिकल कैपेबिलिटी है उसको बिल्ड करना, पीस कीपिंग के ऑपरेशंस के लिए प्रिपेयर्ड होना. इंडिया की तरफ से जैसे मैंने कहा कि ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब गए. और जो टैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है विच इंक्लूड्स लाइक कॉम्बैट डिस्कशंस हो, डेमोन्स्ट्रेशंस है, ऑपरेशनल केस स्टडीज होती है, फील्ड एक्सरसाइजेज होता है, ये सब होता है उसमें. इस ट्रेनिंग में इस बार सेमी अर्बन वॉरफेयर ट्रेनिंग भी किया जाएगा, सो दैट न्यूट्रलाइज्ड सेमी अर्बन या कोस्टल एनवायरनमेंट में जो इन्वेजन्स या टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है उनको हैंडल करने के लिए. वी वुड ऑल्सो भी पार्टिसिपेट इन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा. स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस इसका ऑब्वियसली इंडिया CHL डिफेंस रिलेशन को मजबूत करना है, मैरीटाइम सिक्योरिटी में कोऑपरेट करना है. पायरेसी होती है, इलीगल फिशिंग होती है, मैरीटाइम क्राइम होता है, या जैसे अभी गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल निकालने के लिए नेवी को भेजना पड़ सकता है शायद, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. तो उस टाइम पे मैरीटाइम सिक्योरिटी में आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा डिफरेंट कंट्रीज के साथ. तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस ऐसे टाइम पर हेल्प करती है. इट अलाइंस विथ इंडिया सागर डॉक्ट्रिन, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. इंडियन ओशन रीजन में ये स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है. फर्स्ट MCQ, exercise Lamithia is a joint military exercise conducted between India and which country? Answer is B, Seychelles. Second MCQ, the term Lamithia used for this joint military exercise means ocean shield, strategic partnership, friendship or maritime security. Answer will be friendship. Seoul जो लैंग्वेज है वहाँ का उसमें मतलब है वो. These are the smart books. अब ये ASME स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनको इससे फ़ायदा हुआ है. सो इफ़ यू विश टू ऑर्डर यू कैन कंसिडर कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन्ड ऑन योर स्क्रीन. Thank you so much for joining in. Stay tuned.